हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। और ये ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी कंप्यूटर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर भी ये टॉपिक आता है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ रहेगी वही अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी सेम ही होगी। अब मैं आप सभी लोग अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं और आपको ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की सीरीज अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, कमेंट जब तक नहीं आते तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो पर, क्या उन्हें पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाया करो या तेज पढ़ाया करो, थोड़ी लंबी वीडियोस बनाया करो या और छोटी बनाया करो, क्या मेरे को किसी और तरीके से PYQs करवाने चाहिए, तो वो अगर कोई सजेशन है तो जब तक आप नहीं देंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से तो मुझे वो सजेशंस नहीं मिलेंगे। और मैं उसी पैटर्न से बनाता रहूँगा जिस पैटर्न में शायद आपको परेशानी हो, है ना। तो अब डिस्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, फिगर देखिए। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी जो डिस्क है, जो हार्ड डिस्क होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ मल्टीपल डिस्क होती है। इसको आप, ये जो डिस्क दिख रही है, इसको आप एक तरीके से ऑप्टिकल डिस्क की तरह, जो पुराने समय पर अभी आज से 5-6 साल पहले जो सीडीज आती थी उस तरीके से आप इसे एनालाइज कीजिए और ये मान के चलिए कि लगभग वही चीज है, ठीक। लेकिन सीडीज के अंदर हमारे यहाँ क्या होता था कि एक तरफ तो नेम वगैरह लिखा रहता था सीडीज पर, और नीचे की तरफ क्या था, वो शाइनी सरफेस थी जहां से हमारा जो रीड और राइट ऑपरेशन किए जाते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक जगह सुंदर सी बना दी, एक जगह चमक रही है, ना ना। दोनों ही तरफ हम रीड और राइट इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करते हैं, तो दोनों ही सरफेस पर। इसीलिए अब अगर आप देखेंगे तो ये आर्म असेंबली जो है, इससे एक हेड सा जा रहा है और नीचे की तरफ भी एक हेड जा रहा है। और दोनों हेड, एक हेड ऊपर की तरफ से रीड कर ऑपरेशन कर रहा है, एक हेड नीचे की तरफ से रीड ऑपरेशन कर रहा है। मल्टीपल डिस्क होती हैं तो जितनी ज्यादा डिस्क होंगी उसका जस्ट दुगना सरफेस होंगे हमारे पास स्टोर करने के लिए। यस, ठीक। अब हर एक सरफेस पे क्या होते हैं, इस वाली फिगर से समझते हैं कि ये एक सरफेस है। इस सरफेस के अंदर क्या होता है, कई सारे पार्टीशंस बनाए हुए होते हैं। अगर मैं पार्टीशंस की बात करूं तो ये जो आपको ये ग्रीन कलर का जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का, इसे हम कहते हैं, ये जो पूरा सर्कल है इसे हम कहते हैं ट्रैक्स। ओके, इसे हम कहते हैं ट्रैक। जैसे कि ट्रैक, इसका नाम कहाँ से इंस्पायर होकर दिया गया, अगर आपने रनिंग स्टेडियम वगैरह देखे हैं तो उसमें क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसमें दौड़ते हैं 400 मीटर का, वही होता है ट्रैक। तो वैसा ही कुछ ये है, ट्रैक है, ठीक। उसके बाद की बात करें, हर एक ट्रैक को और डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया इसके अंदर, हम किस फॉर्म में, सेक्टर्स के अंदर। किसके फॉर्म में, सेक्टर्स के अंदर। ये देखो, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये सेक्टर है। ये जो ऊपर वाला जो ट्रैक है इसका ये सेक्टर है, ये वाला सेक्टर है। ये जो छोटे छोटे जो एरियाज हैं ये सेक्टर्स हैं। यस। और अब देखिए, इसमें एक सिलेंडर सी भी लिखा हुआ है। अगर मल्टीपल डिस्क हैं तो उन मल्टीपल डिस्क के मल्टीपल जो ट्रैक्स हैं मिलकर जो एक सिलेंडर की सी शेप बनाते हैं, इसे हम सिलेंडर कह देते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन समझना है, अगर फिगर के अंदर लिख रहा है तो समझ लेते हैं। और ये जो सरफेसेस हैं इन्हें हम प्लेटर के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, ये रीड राइट हेड है और इसके जरिए हम इंफॉर्मेशन रीड की जाती है और फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर वगैरह तक ट्रांसफर की जाती है, या फिर राइट किया जाता है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है और पर्टिकुलर एरिया में राइट की जाती है। यस। अब अलग अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हम किस तरीके से हार्ड डिस्क के अंदर रीड और राइट ऑपरेशन करेंगे। कुछ आर्किटेक्चर इस तरीके के हो सकते हैं कि पहले हम एक सरफेस को पूरा फिल करेंगे, एक एक ट्रैक करके पूरी एक एक ट्रैक को क्या करेंगे, फिल करेंगे, फिर बाहर वाले ट्रैक को फिल करेंगे, फिर उसके बाहर वाले ट्रैक को फिल करेंगे, फिर ऐसे करके पूरी सरफेस जो होगी वो भर जाएगी। जब मैं दूसरी वाली सरफेस पे डेटा स्टोर करना स्टार्ट करूंगा, फिर जब वो भर जाएगी तब मैं अगले स्टेज पर बढ़ूंगा। या फिर एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम पहले सिलेंडर्स की फॉर्म में भरना स्टार्ट करेंगे, कि इस वाले ट्रैक को भरेंगे, फिर नीचे वाले, उसके जस्ट नीचे वाले ट्रैक को भरेंगे, फिर उसके जस्ट नीचे वाले ट्रैक को भरेंगे। इस तरीके से सिलेंडर के रूप में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे या उससे रीड ऑपरेशन करेंगे, जो भी पैटर्न डिस्क्राइब किया गया जाता है। ओके,
अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ ये भी इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मत कहना कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसे समझ लेते हैं। देखिए, हमसे पूछा जाता है कि टोटल जो डेटा ट्रांसफर होने में कितना वक्त लगेगा वो बताइए। तो टोटल जो ट्रांसफर टाइम है वो किससे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है तीन चीज़ों से। सबसे पहले होता है सीक टाइम, दूसरा होता है रोटेशनल लेटेंसी और तीसरा होता है ट्रांसफर टाइम। सबसे पहले समझते हैं सीक टाइम को। तो सीक टाइम की देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेडर टू रीच द करेक्ट ट्रैक। यस, देखिए यहां अगर आप देख रहे हैं ये रीड राइट हेडर है, यस है या नहीं? हो सकता है कि रीड राइट हेडर बाहर की तरफ हो और हमें जो डेटा रीड करना है या राइट करना है जिस लोकेशन पे, वो थोड़ा बीच की तरफ हो। तो हमारे जो ये हेडर है, इस हेडर को मूव होने में और अपनी करेक्ट ट्रैक पे पहुंचने पे, ये बाहर वाला ट्रैक पे था, उसे अंदर वाले ट्रैक पे जाना है, तो अंदर वाले ट्रैक पर पहुंचने पर जो वक्त लगेगा उसे हम कहते हैं सीक टाइम। ओके, अब क्या इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फिजिक्स आनी चाहिए बिल्कुल भाई। अरे भाई क्या है ये? एक फिजिकल मूवमेंट ही तो है ना? एक फिजिकल मूवमेंट है तो हमको क्या चाहिए? फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कितना टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स जनरेट हुआ, और वही सब चीज़ें। लेकिन हम क्या फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं? नहीं, ये तो जनरली क्या है, ये चीज़ हमें दी हुई होती है सीक टाइम अपने क्वेश्चंस के अंदर। ओके ओके, दूसरी बात करते हैं रोटेशनल लेटेंसी। यस, रोटेशनल लेटेंसी को भी इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको इस वाले सेक्टर में राइट करना है, ठीक, लेकिन आपका जो हेडर था वो इस ट्रैक पे तो पहुंच गया। सीक टाइम ने क्या बताया कि बाहर वाले ट्रैक या अंदर वाले ट्रैक से एक पर्टिकुलर ट्रैक पे आने में कितना वक्त लगेगा, वो तो था सीक टाइम। लेकिन अभी ये जो डिस्क है वो तो रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो इस वाले ट्रैक पे आने में तो कम वक्त लगा, लेकिन इस वाले सेक्टर को आने में भी तो एक रोटेशनल वक्त लगेगा, नहीं लगेगा? कि डिस्क जब रोटेट होते होते जब इसकी बारी आएगी और जो जब यहां पर पहुंचेगा तब मैं रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, है ना? तो इसे हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। जो रोटेशन की वजह से जो वक्त लग रहा है उसको हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। तो इस पे राइट करना था, यहां तक हमारा हेडर पहुंच चुका था, और इसको घूम के आने में जो वक्त लगेगा उसे हम कहेंगे रोटेशनल लेटेंसी। ओके, अब रोटेशनल लेटेंसी की मैं बात करूं, ऐसा भी हो सकता है, ये क्या फिक्स है रोटेशनल लेटेंसी कितनी होगी? नहीं, ये रैंडम है। रैंडम कैसे है? हो सकता है कि जो आप ट्रैक पे रीड, जो सेक्टर पे रीड और राइट ऑपरेशन करना चाहते थे, जैसे ही आपका सेक्टर आया वहीं उसी के जस्ट नीचे वो सेक्टर मेरा मौजूद था। जो जैसी वो हेडर आया वो सेक्टर मेरे जो रीड राइट हेडर है उसके जस्ट नीचे था, तो मुझे कितना वक्त लगा? जीरो टाइम लगा। ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट वो अभी अभी सेक्टर निकल के गया है, तो जब वो सेक्टर निकल के गया है तो उससे पूरा रोटेट होने में जो आने में जो वक्त लगेगा तब मुझे वो मैक्सिमम टाइम लगेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होगा? 1 रिवॉल्यूशन का जो टाइम होगा वो मेरा मैक्सिमम टाइम होगा उस उस सेक्टर तक पहुंचने के लिए। यस, तो रोटेशनल जो है लेटेंसी वो रैंडम नंबर है, लेकिन हम कभी रैंडम नंबर के साथ कभी काम कर पाएंगे आसानी से? तो नहीं कर पाएंगे। तो हम एवरेज लेते हैं। एवरेज क्या लेंगे भाई? जो 1 रिवॉल्यूशन वक्त लग रहा है उसका आधा वक्त लेंगे, कि हम मान के चलेंगे हर एक चीज बीचों बीच में है, उसको आने में आधा रिवॉल्यूशन के लगभग टाइम लगेगा। यस, तो ये होता है रोटेशनल लेटेंसी। अगर आपको 1 रिवॉल्यूशन दिया हुआ है कि सॉरी, अगर आपको रोटेशनल लेटेंसी दी हुई है तो कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं भी दी हुई है तो आप मान के चलना कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर जो वक्त लगता है उसका आधा करना, और जो आए वैल्यू वो है हमारी रोटेशनल लेटेंसी। ओके, अगली चीज है ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम क्या है? जो वक्त लगता है रीड राइट हेडर को आइदर रीड और राइट करने के लिए जो डिस्क पर, ठीक है, डिस्क पर जो भी रीड राइट ऑपरेशन करने में जो हेडर को अपना टाइम लगता है भाई, वो भी तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हेडर भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे डेटा फैच निकालने में या फिर डेटा अंदर इंसर्ट करने में, राइट करने में कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। तो वो जो वक्त लगेगा वो लगता है ट्रांसफर टाइम। ठीक है, ओके।
अब हम क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम जनरली एज्यूम करके चलते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में हम एक पूरे ट्रैक पर रीड राइट ऑपरेशन करते हैं। क्या बोला, जैसे मान लीजिए डिस्क है और इस डिस्क में कई सारे ट्रैक्स हैं, मल्टीपल ट्रैक्स होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो या मान लो हमारा रीड राइट हेडर इस यहां पर है, अब ये रिवॉल्व करेगी तो एक रोटेशन जितनी देर में कवर करेगी उतने में हम सारा जितना भी हमारा जो ट्रैक है पूरे ट्रैक के ऊपर, एक ट्रैक के ऊपर हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। एक ट्रैक पर हम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि भाई आपसे पूछा गया लेट सपोज 50 मेगाबाइट की एक फाइल है, 50 MB की एक फाइल है और एक ट्रैक का जो साइज है वो 5 MB है, ठीक है। एक ट्रैक का जो साइज है वो 5 MB है। तो मुझे कितने रोटेशन करने पड़ेंगे इस 50 MB की बाइट को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, इस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मुझे कितने रोटेशन करने पड़ेंगे। हम मान के क्या चल रहे हैं जनरली कि एक रोटेशन के अंदर एक पूरे ट्रैक के ऊपर डेटा लोड हो जाता है ना। तो फाइल साइज क्या आया, फाइल साइज आया 50 MB, डिवाइडेड करेंगे 5 MB से, तो ये गया 10 आ गया। तो 10 रिवॉल्यूशन लगेंगे पूरे डेटा इस 50 MB डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर हम ट्रैक वाइज स्टोर कर रहे हैं, इसमें भी कंडीशन है, अगर डिस्क्रीटली डेटा पड़ा हुआ है, जर्नली जो नहीं पड़ा होता, अगर ऐसे हमसे बोलेगा कि 50 MB, तो हम मान के चलेंगे कि डेटा हमारा डिस्क्रीट नहीं पड़ा है, कंटिन्यूसली पड़ा हुआ है या तो ट्रैक्स में पड़ा हुआ है, तो कंटिन्यूस वे में है। तो कंटिन्यूस वे में है तो हमें 10 रोटेशन करने पड़ेंगे। यस, समझ आए। अब वो यहीं पूछ ले कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए वो कुछ ना कुछ वक्त देगा कि एक रिवॉल्यूशन में इतना वक्त लगता है, तो 10 रिवॉल्यूशन में हम निकाल लेंगे जो भी टाइम आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके। यस, ये सब तो हम कर ही सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यस, तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डिस्क है उसकी 16 सरफेसेस हैं, ओके। हर एक सरफेस पर 128 ट्रैक्स हैं, हर एक सरफेस पर 128 ट्रैक हैं। हर एक जो ट्रैक सेक्टर है, हर एक जो ट्रैक है उस पर 256 सेक्टर है, 256 सेक्टर्स हैं हर एक ट्रैक पर, और हर एक सेक्टर के अंदर मैं 512 बाइट डेटा स्टोर कर सकता हूं। तो मुझे ये बताइए कि डिस्क का व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डिस्क। तो डिस्क पैक की क्या क्या कैपेसिटी होगी। सबसे पहले तो चलो कैपेसिटी निकालते हैं। 16 सरफेसेस हैं, हर एक सरफेस पर 128 ट्रैक्स हैं, हर एक ट्रैक पर 256 हमारे सेक्टर्स हैं, और हर एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट डेटा हम स्टोर करते हैं। तो क्या स्टोरेज है कैपेसिटी, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और 512 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9। यस, अब पावर का एडिशन, पावर सारी ऐड हो जाएंगी, तो 4 + 7 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, तो 2 की पावर 28 आ गया। इसे अगर मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20 होता है मेगा, और इतने बाइट्स है ना, बाइट्स तो अलग है ही है, तो मेगा हो जाएगा, और बचेगा 2 की पावर 8 जो कि हो जाएगा 256 मेगाबाइट्स, 256 मेगाबाइट्स। तो ये तो मैंने पहले से काट रखा है, अच्छा काट दिया, ओके ठीक है। और इनमें से कोई ऑप्शन है अब, यानी कि करेक्ट होने के लिए हमारे पास है ना। तो अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा चेक करते हैं। अगली जो चीज़ पूछी है वो पूछी है द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर सेक्टर। अच्छा, मुझे देखो मेमोरी लोकेशंस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है सेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक सेक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो यार यहीं पे काम हो जाएगा। इसमें 16 सरफेसेस हैं, हर एक सरफेस पर 128 ट्रैक्स हैं, तो कितने ट्रैक्स होंगे, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। और हर एक ट्रैक पर 256 सेक्टर्स हैं, तो कितने सेक्टर हो जाएंगे, इसमें सेक्टर्स का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक का गेम होना चाहिए। तो यहां तक के में कितनी आ रही है, यहां तक आ रहा है 2 की पावर 19,
आ रहा है, तो यानी कि 19 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क विद अ कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स। ओके, मैग्नेटिक डिस्क है जिसके डिस्क है जिसके कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स हैं, द सीक लेटेंसी इज नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द सीक डिस्टेंस ड्यू टू। ओके, देखो इसको समझो क्या कह रहा है कि हमारी जो डिस्क है उसके अंदर जो सीक लेटेंसी, ये तो कितना गंदा फिगर बना है, जो हमारी जो डिस्क है उसमें जो सीक लेटेंसी है वो जो जितनी हम डिस्टेंस है, डिस्टेंस जैसे जैसे हम कवर करते हैं उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है सीक लेटेंसी, है ना। तो हमारा जो टाइम है वो डायरेक्टली नहीं है प्रोपोर्शनल। क्यों नहीं है? तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिक्वेस्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिक्वेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो अलग अलग जगह पर बार बार मेरे को घुमाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सीक लेटेंसी हर एक डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं रह पाती। भाई ये तो आर्किटेक्चर की, मैं बोलूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम वाले की या किसी की आर्किटेक्चर वाले की प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। वो अगर अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारे जो सीक लेटेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी वजह से नहीं है, मतलब ये मैकेनिक गलती नहीं है ना। तो ये तो ऑप्शन हो जाता है कट। दूसरी बात है आर्म स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग इनर्शिया। यस, ये वाली बात हो सकती है कि मान लीजिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो स्टार्ट होने के लिए इनिशियल रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होने में और किसी डिस्टेंस पर पहुंच के एकदम रुकने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का वक्त लगता है। तो जिसकी वजह से जो इनर्शिया है, फिजिक्स में पढ़ा है इनर्शिया, तो उसकी वजह से हमारा जो लेटेंसी है वो प्रोपोर्शनल नहीं रह पाती। बिल्कुल बात सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, हायर कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक्स ऑन द पेरिफेरल्स ऑफ द प्लेटर्स। हायर कैपेसिटी ऑफ ट्रैक ऑन द पेरिफेरल्स ऑफ द प्लेटर। अच्छा, प्लेटर्स के ऊपर जो कैपेसिटी है वो ट्रैक्स की बहुत ज्यादा है, तो कैपेसिटी से क्या लेना देना है भाई, कैपेसिटी हाई हो या लो हो। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाए। यूज ऑफ अनफेयर आर्म शेड्यूलिंग पॉलिसी। अब अनफेयर पॉलिसीज का मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें इस आर्म की तो कोई गलती है नहीं, है ना, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये पहला, ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, इनर्शिया की वजह से। तो यही था हमारे इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम इस वाले टॉपिक से और क्वेश्चंस करके इस डिस्क मैनेजमेंट को भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।